हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीसी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि धारा 25 निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करती है। ठीक है, तो यहाँ पर वादों के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। धारा 25 जो है वो वादों के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रावधान करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि वादों को संस्थित करने का उपबंध, ठीक है, निम्न में से किस धारा में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका धारा 25 बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, मतलब जो वादों को संस्थित करने का जो उपबंध दिया गया है वो धारा 25 में दिया गया है। ठीक है, तीसरा क्या कहता है कि किसी मुकदमे या कार्यवाही को एक राज्य से अन्य राज्य में स्थानांतरण करने की शक्ति किसके पास है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उच्चतम न्यायालय। कौन सा न्यायालय? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, मतलब जो मुकदमे हैं, किसी के मुकदमे या कार्यवाही को एक राज्य से अन्य राज्य में जो स्थानांतरण करने की शक्ति है वो उच्चतम न्यायालय के पास है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति किस धारा में वर्णित है। तो जो साधारण शक्ति है अंतरण और प्रत्याहरण की, वो जो है धारा 24 में दिया गया है। ठीक है, धारा 24, मतलब ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वाद संस्थित करने का स्थान सिविल प्रक्रिया संहिता में कहाँ वर्णित है। तो भाग 1 में वर्णित है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वाद दायर करने से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित किस नियम के तहत दिए गए हैं। तो याद रख लीजिए, जो वाद दायर करने से संबंधित प्रावधान हैं वो धारा 15 से 20, ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम के तहत दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, धारा 15 से 20 सिविल प्रक्रिया संहिता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है स्थावर संपत्ति से संबंधित वाद कहाँ दायर किए जाएंगे। तो जो स्थावर संपत्ति से संबंधित वाद हैं वो जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वह संपत्ति है, ठीक है, जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वह संपत्ति है, ठीक है, वहीं पर जो है केस दायर किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि का जो दिल्ली का निवासी है और खा को कोलकाता में पीटता है, तो खा जो है वाद कहाँ दायर कर सकता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है दिल्ली या कलकत्ता दोनों में कहीं भी, ठीक है, दिल्ली या कलकत्ता दोनों में कहीं भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं वहां वाद संस्थित करने का स्थान सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्न में से किस धारा द्वारा निर्धारित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका धारा 18 के अंतर्गत जो है ये निर्धारित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, धारा 18। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है स्थावर संपत्ति के बंटवारे के लिए वाद कहाँ संस्थित होगा। तो ये जहाँ संबंधित वस्तु या संपत्ति स्थित होगी। ठीक है,
मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही है, जहां संबंधित वस्तु या संपत्ति स्थित हो। ठीक है, ठीक है। प्रश्न में क्या पूछा कि स्थावर संपत्ति के बंटवारे के लिए वाद कहाँ संस्थित होगा? तो जहां संबंधित वस्तु या संपत्ति स्थित हो वहीं पर जो है संस्थित होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अचल संपत्ति से संबंधित वाद स्थानीय क्षेत्राधिकार रखने वाले उस न्यायालय में दायर किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जहाँ वह संपत्ति स्थित है। ठीक है, जहाँ वह संपत्ति स्थित है जो है वहीं पर दायर किया जा सकता है, वाद वहीं पर दायर किया जा सकता है जहाँ वह संपत्ति स्थित है। तो यहाँ पर 11 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने में सक्षम है। यह प्रावधान किससे संबंध रखता है? किससे संबंध रखता है? ए और बी दोनों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों से, धन संबंधी अधिकारिता से और क्षेत्रीय अधिकारिता से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि धारा 15 के अंतर्गत सभी वाद कहाँ दायर किए जाएंगे? धारा 15 के अंतर्गत सभी वाद कहाँ दायर किए जाएंगे? तो जो धारा 15 है उसके अंतर्गत जो जितने भी वाद हैं वो कहाँ दायर किए जाएंगे? तो वो निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में दायर किए जाएंगे। ठीक है, निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में जो है वाद दायर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं वहां वाद संस्थित करने का स्थान सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्न में से किस धारा में निर्धारित होगा? तो ये धारा 18 में निर्धारित होगा। 14 का मतलब ए ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। ठीक है, धारा 18 में निर्धारित होगा। ठीक है, तो 14 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि धारा 20 किस कार्यवाहियों पर लागू नहीं होती है? तो जो धारा 20 है वो मध्यस्थम कार्यवाहियों में जो है लागू नहीं होती। याद रखिएगा, धारा 20 जो है वो किस कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता? तो याद रखिएगा मध्यस्थम कार्यवाहियों में लागू नहीं होता है। ठीक है, तो 15 नंबर में आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? याद करिएगा कि वाद संस्थित करने की आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय में स्वीकृत होगी, है ना? तो यह सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में वर्णित है? आपको धारा बतानी है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 में, मतलब यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 में जो है वर्णित है। धारा 21 किस बात से संबंधित है? तो याद रखिएगा जो धारा 21 है वो आर्थिक और क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, आर्थिक और क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है धारा 21। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? धारा 26 के अंतर्गत तथ्यों को कैसे साबित किया जा सकता है? तो शपथ पत्र के द्वारा जो है यहाँ पर साबित किया जा सकता है। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। भागीदारी के मामलों में धारा 20 के अंतर्गत वाद हेतुक निम्नलिखित किन स्थानों में उत्पन्न हो सकता है? तो ये सभी, ठीक है, जो भागीदारी के मामलों में धारा 20 के अंतर्गत वाद हेतुक पूछा गया किन स्थानों में उत्पन्न हो सकता है? तो जहां भागीदारी का करार किया गया हो वहां पर, और जहां भागीदारी विघटित हुई हो वहां पर भी, और जहां भागीदारी का कारोबार संचालित हो या लेखे रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अधिकारिता विहीन न्यायालय द्वारा, है ना,
पारित निर्णय और डिक्री किस प्रकार की होती है? तो वो किस प्रकार की होती है भैया? ये सभी सही है यहाँ पर, याद रखिएगा 20 में डी ऑप्शन सही है, मतलब शून्य भी है। वह कभी भी पूर्व न्याय के रूप में प्रवर्तित नहीं होगी और पश्चातवर्तीवाद में चुनौती योग्य है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि पक्षकारों की उपसंजाति एवं अनुपसंजाति संबंधी नियमों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो आदेश 9 में किया गया है। उपसंजाति एवं अनुपसंजाति संबंधी नियमों को जो है आदेश 9 में, ठीक है, वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने संबंधी उपबंध कहाँ दिए गए हैं? तो ये आदेश 9 के नियम 13 में दिए गए हैं, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके मित्र लोग, आपके फ्रेंड्स लोग भी जो है LLB 4th सेमेस्टर मतलब CPC की अच्छे से तैयारी कर सकें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।